गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पुलिस का मैथ। यूपी पुलिस का मैथ पूरा बेसिक टू एडवांस तक पढ़ेंगे। बेसिक मतलब पहले चैप्टर से लेकर के बिल्कुल अंत वाले चैप्टर तक केवल क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए और उसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको हम लोग छोड़ेंगे। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे कि कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपके पेपर में आप उसे करके ही आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज, जो कि हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग नंबर को पहचानना पड़ेंगे कि कौन सा नंबर कैसा नंबर है। यदि 2 लिखा हुआ है तो 2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि 2 सम संख्या है कि विषम संख्या है, सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। 0 के बारे में भी कि 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, 0 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, सब कुछ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर पे। सबसे पहले देखते हैं संख्या। संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। क्या क्या, तो एक वास्तविक संख्या, ये हो गया वास्तविक संख्या आपका, और इसके अलावा एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या मतलब इसका मतलब यह है कि कल्पना, जो केवल कल्पना वाली संख्या जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हो हमारे नेचर में या कहीं भी जो एग्जिस्ट नहीं करती हो उसको काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या मतलब क्या हो गया, जो हम मैथ करने में यूज करते हो या जो रियल में एग्जिस्ट करता हो उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं। और काल्पनिक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या ये संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, जैसे में √3, √5, इसके अलावा क्या होता है तो पाई, मतलब ये सभी क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या होती है। √2, √4, जैसे 4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं तो ये एक काल्पनिक संख्या नहीं है। लेकिन यही यदि -4 हो गया तो ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि -4 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। निकाला जा सकता है तो काल्पनिक संख्या के अंतर्गत ही निकाला जाएगा। ये हो गया सभी काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या में क्या, तो जितनी भी संख्या हम लोग आज तक देखे हैं सभी संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। जैसे √ में 16, 8/3, 0, -8, -8/3, तो ये सभी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो आपको काल्पनिक संख्या के बारे में केवल इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। सब कुछ पढ़ना होता है वास्तविक संख्या के बारे में। तो चलिए हम काल्पनिक संख्या को हटाते हैं और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या भी कई प्रकार की होती है। तो आइए वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या एक होता है, परिमेय संख्या, और दूसरा हो जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अभी देखेंगे एग्जाम्पल भी, ऐसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे एक हो गया 0, तो ये बताइए 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के नीचे में 1 लिखा जा सकता है, तो ये हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। लेकिन वही 1/0 हो गया, ये कौन सी संख्या, ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो 1/0 एक अपरिमेय संख्या है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0 कैसी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। वैसे ही 2/3, -3/8, -4/5, -5/6, 8/10, 10/8, ये सब कैसी संख्या है, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में और क्या होता है, जो फ्रैक्शन के रूप में रहे ये तो परिमेय संख्या है। अब जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, -8 हो गया, 10 हो गया, ये सभी भी परिमेय संख्या ही है। 5, 2, -8, 10 ये सभी संख्या कैसी हैं, परिमेय संख्या ही हैं।
अब अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे 1 बटा 0 p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि q 0 के बराबर हो गया तो वह हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। वैसे ही 5, तो 5 क्या है, इसके हर में क्या है, 1 है, तो q का मान क्या हो गया, 1, 0 नहीं हो रहा है, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और क्या एक शर्त होती है, एक शर्त और भी होती है, p और q जो दोनों हैं, ये दोनों हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। p और q हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 2.5 बटा 2.8 बटा 8 कहीं पे लिखा हुआ है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट में है, तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो होल नंबर होने चाहिए, -3 हो या +3 हो, ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने समझ लिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब चलिए हम चलते हैं इसके आगे। देखिए इसके आगे में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तो इसके आगे में पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब। देखिए सबसे पहले पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, अब फिर से पढ़ लेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इससे पहले एक और संख्या पढ़ लेते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब ही है कि पूर्णांक, आप जब इसको पढ़ेंगे तो पूर्ण अंक पूर्णांक हो जाता है। पूर्ण और अंक को मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक। इसका मतलब है कि वो पूर्णांक हो, मतलब पूर्ण अंक हो। जैसे में 8 हो, 3 हो, 0 भी एक प्रकार का पूर्णांक ही है। 0 हो, -3 हो, -10 हो, -100 हो, 200 हो, +100 हो, तो ये सब क्या है, ये सभी पूर्णांक हैं। ये सभी क्या है, पूर्णांक है। ये पूर्णांक 3 प्रकार के हो जाता है, 2 प्रकार का। एक हो जाता है धन पूर्णांक, एक हो जाता है ऋण पूर्णांक। एक हो जाता है धन पूर्णांक और एक हो जाता है क्या, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है, तो धन पूर्णांक ऐसी संख्या है जो 0 से बड़ी हो। 0 नहीं होना चाहिए, किससे बड़ी, 0 से बड़ी हो। 0 से बड़ी हो, कहां तक हो, इनफाइनाइट तक हो। लेकिन 0 से बड़ी तो -1 भी हो जाता है, -1 नहीं, सॉरी, 0 से बड़ा -1 नहीं होता, 1.5 भी होता है, 2.5 भी होता है, तो ये सब नहीं होंगी। क्या होंगे, तो केवल पूर्णांक होने चाहिए। जैसे में 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आप कहां तक चल जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। इसमें इसके बीच की संख्या नहीं आएंगी, 1, 2 के बीच की संख्याएं नहीं आएंगी। ऋण पूर्णांक में क्या होगा, तो ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -4 ऐसे ही कहां तक जा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये देखिए 0 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, लेकिन 0 एक पूर्णांक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 0 ना तो धन पूर्णांक होता है, न ही ऋण पूर्णांक होता है, लेकिन 0 एक पूर्णांक होता है। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। आप जब नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब नंबरें देखने को मिल सकती हैं, इसीलिए आपको इन सभी नंबरों के बारे में पता होना चाहिए। आइए अब देखते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या मतलब सभी संख्याएं। जैसे ये 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। ये दोनों किसके प्रकार होते हैं, तो धन पूर्णांक के प्रकार होते हैं। धन पूर्णांक में 0 नहीं होता है, लेकिन इसमें 0 होता है। ये दोनों धन पूर्णांक ही होते हैं। अब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये नहीं है कि इसमें माइनस वाली संख्या, -1, -2, -3 ये सब नहीं होते हैं। केवल 0 से बड़ी और इनफाइनाइट तक होगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 1.5 नहीं आएगा या 3/2 ये सब नहीं आएंगे, केवल यही आएगा पूर्ण संख्या में। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। ये नहीं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे आके रुक नहीं जाना है। 10, 11, 12 भी पूर्ण संख्याएं हैं। ऐसे ही आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, यदि आप कंफ्यूज रहते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक जाता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सत्य और असत्य में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है,
क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या, यहां से ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं, लेकिन ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो इसमें नहीं होता। इसलिए अब देखिए, आप कंफ्यूज रहते होंगे कि प्राकृतिक जीरो से स्टार्ट होता है कि पूर्ण जीरो से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे याद कीजिए, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं कभी वो जीरो नहीं हो सकती, या तो एक होगी, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, ऐसे ही होगी। ये नहीं होगा कि ये संख्या जीरो है, ये संख्या, ये समान जीरो है, ये वस्तु जीरो है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए प्रकृति में जो एग्जिस्ट करता है वो एक से ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। तो आपने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में भी जान गए। अब आइए हम और संख्याओं के बारे में जानते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या। देखिए, सम संख्या एक होती है विषम संख्या, सम संख्या, फिर से आता है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, दो से विभाजित होने वाली संख्या, दो से विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है, दो से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या है? तो ये नहीं कि 2 4 6 8 10 ऐसे ही कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब ये नहीं कि इसमें जीरो नहीं होगा, जीरो भी दो से विभाजित होता है तो जीरो भी होगा। अब इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं लेनी है, केवल यही संख्याएं होंगी जीरो से बड़ी, और जीरो भी होगा। वैसे ही विषम संख्याओं में क्या होता है? तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे ही कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब आपको सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा तो क्या हो गया, एक। सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो क्या, जीरो। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है? तो अनंत। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? तो आपको लिखना है अनंत। आपको सब कुछ ध्यान से सुनना है, और तभी जाके आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, तभी जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे छोटी सम संख्या तो जीरो, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। तो ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। देखिए, हम भी लिखवा देते हैं आपको कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, इधर लिख देते हैं सबसे छोटी, सबसे छोटी, और बीच में है संख्या। इसमें ये सम, इसमें ये विषम। सम विषम के अलावा क्या आएंगे? तो सम विषम के अलावा आ जाएंगे ये धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। उसके बाद से और क्या हम लोग पढ़े थे? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, हाँ, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखिए, सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अनंत। सम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? जीरो। विषम संख्या में सबसे बड़ी इनफाइनाइट, अनंत। विषम संख्या में सबसे छोटी 1। धन पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या तो अनंत, धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या तो 1। ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? -1। ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो माइनस अनंत। प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो अनंत। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो आपको लिखना है 1। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0। और पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो इनफाइनाइट। ये रहा आपका चार्ट पेपर। अब हम चलते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया है सम विषम। अब हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं,
देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और यहां पे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड हो। क्या होने चाहिए? दो गुणनखंड होने चाहिए, केवल दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड हो। ये नहीं कि केवल दो, तो केवल एक नहीं, एक नहीं, दो ही गुणनखंड होने चाहिए, ना दो से ज्यादा ना दो से कम होने चाहिए गुणनखंड। अब भाज्य संख्या में क्या लिखना है कि दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड। अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि दो से अधिक गुणनखंड, तो ये नहीं कि दो लिख दें, दो वाला नहीं होगा। क्या होगा? दो से कम भी गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, न दो के बराबर होने चाहिए, हमेशा दो से अधिक ही होनी चाहिए गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो होती है, दो होती है, उसके बाद से तीन हो जाता है, तीन के बाद से क्या होगा? पांच होगा, पांच के बाद से सात, सात के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद क्या होगा? 31 होगा, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 होगा, 38, 39 नहीं होगा, 40 भी नहीं, 41 होगा, 42, 43 होगा, 44, 45, 46, 47 होगा, 48, 49, 50, 51। ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे, केवल दो गुणनखंड वाली यही संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्या में क्या होगा? तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होती है 4, उसके बाद से जो जो इसमें नहीं लिखा है सारी संख्या इसमें आ जाती है। जैसे देखिए 3, 5, 6 नहीं लिखा है, 6 लिख दीजिए। 7 के बाद 11 लिखा है तो 8, 9, 10 लिख दीजिए। 11 के बाद 13 लिखा है तो 12 लिख लीजिए। 13 के बाद 17 लिखा है तो 14 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, 16 लिख लीजिए। अब इसमें आप किसी भी नंबर का निकालेंगे तो दो से अधिक गुणनखंड निकलेंगे। 4 किससे विभाजित हो जाए? तो 4 1 से, 2 से, 4 से। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक स्वयं से कटते हैं और दूसरा एक से कटती हैं, इसके अलावा वो किसी और से नहीं भाज्य होती है, नहीं कटती हैं। अब देखिए इसमें भी आपको छोटी और बड़ी लिखनी हो तो सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2। अब एक के बारे में देखा जाए तो एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य, एक न तो भाज्य, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। अब हम लोग चलते हैं, भाज्य अभाज्य तो हो गया, एक और होता है सह अभाज्य संख्या, उसको हम लोग देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये देखिए सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या ऐसे संख्याओं का जोड़ा होता है जिनमें दोनों में कॉमन क्या होता है? एक होता है, दोनों का एचसीएफ एक होता है। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक होता है, एक होता है। देखिए जैसे में क्या हो जाएगा, क्रमागत दो संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या होती हैं। क्रमागत दो संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्या होती हैं। ये आप नोट में लिख सकते हैं, नोट में ये आप लिख सकते हैं कि क्रमागत दो संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। आपको यदि कभी एग्जाम्पल लिखने को कहे तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्रमागत संख्या 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9 सब कुछ हो सकता है। जैसे देखिए इसमें लिखिए 8, 9 दोनों का कॉमन क्या है? तो 1, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए क्या नहीं होगा, जैसे में आप लिख देंगे 2, 6 तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे?
2 और 7 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 और 15 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 10 और 9 भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं होती हैं। ये इनका उदाहरण है। आपने इतनी संख्याएं पढ़ ली, लगभग में इतनी ही संख्याएं होती हैं। हमने आपको सभी संख्याएं पढ़ा दिया है। अब देखिए, जैसे क्रमागत एक पूर्णांक होता है। देखिए, कभी भी क्रमागत की बात करें, क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो लगातार क्रम से आए उसे क्रमागत कहते हैं। क्रम से आने वाले संख्याओं को क्रमागत कहते हैं। अब देखिए, क्रमागत हम क्यों कह रहे हैं, क्रमागत सम संख्याएं भी होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, और क्रमागत सब कुछ, क्रमागत भाज्य संख्याएं, क्रमागत अभाज्य संख्याएं, क्रमागत पूर्णांक, तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, तो क्रमागत पूर्णांक जैसे 1 हो गया तो 2, 3, 4 सब में आप एक एक जोड़ते जाएंगे तो ये सभी क्रमागत संख्याएं होती हैं। अब जैसे -1 है तो इसमें भी आप 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो ये सभी क्रमागत पूर्णांक होते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी पूर्णांक हैं। ऐसे क्रमागत सम संख्याएं कहे तो आप किसी एक नंबर को ले लीजिए और 2 जोड़ना है। +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, फिर से 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही आता जाएगा। ये क्या हो गया, क्रमागत सम संख्या। ऐसे ही विषम संख्या कोई एक ले लीजिए, 1 ले लिए तो 2 जोड़ेंगे तो 3, फिर 2 जोड़ेंगे 5, फिर 2 जोड़ेंगे 7, फिर 2 जोड़ेंगे 9। ये क्या है, सम विषम। सम विषम, सम और विषम क्रमागत संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। हमेशा किसका अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो ये चीजें आप सभी को, ये सभी चीजें याद रखनी है। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ में। जब भी आप मैथ को सीखने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो आपको इन सभी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी संख्याएं हर एक चैप्टर में आएंगी। औसत पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि क्रमागत 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। आप लसपा मसपा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसपा बताएं, लसपा बताएं। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, और आप कोई भी चैप्टर पढ़े, ये जरूरी नहीं है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे तभी ऐसा सवाल पूछा जाएगा। आपको किसी भी चैप्टर में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सभी संख्याओं के बारे में आपको परिचित होना है पहले से ही। और इस बार तो आपके पास भरपूर टाइम भी है यूपी पुलिस मैथ के लिए, क्योंकि अभी चुनाव है तो अभी तो पेपर होगा नहीं। अभी 6 महीने कहा गया है, कैसे भी आपके पास 2-3 मंथ का तो टाइम है ही। 3 मंथ के बाद ही हो पाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, ये भरपूर आपके पास 3 मंथ का समय है। तो आप सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं, बेसिक टू एडवांस तक पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।